हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि आपको मैनकाइंड का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1991 में और अगर हम आज के डेट में सेल्स के नजरिए से देखें तो मैनकाइंड इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मा की कंपनी है। इंडिया का जो फार्मा का मार्केट है उसका 4.3% मार्केट शेयर है इनके पास। ये आईपीओ 1026 रुपए से लेके 1080 रुपए के प्राइस बैंड के बीच में आ रहा है। सो अगर इनका आईपीओ आपको 1080 के रेट पे अलॉट होता है, सो इन दिस केस जो पी निकल के आता है वो होगा 29.8 का, और फिलहाल में जो इंडस्ट्री का पी चल रहा है वो चल रहा है 28.61 का। ये मैंने आज ही देखा है मनी कंट्रोल पे। और इनके कंपटीटर जो कि सिप्ला है उनका भी पी मैं आपको फिलहाल के लिए बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर करने में आसान होगा। सो सिप्ला का पी करेंटली चल रहा है 27.74 पे। सो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इनका जो पी है वो अपर बैंड में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम लगभग ऐसा बोलेंगे कि जो पी चल रहा है उसी पी पे इनका आईपीओ आ रहा है। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वहाँ पे नाम आता है सन फार्मा, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, जाइडस, साथ ही साथ अबाउट इंडिया और ऐसे ही बहुत सारे। सो एक बात तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि ये जो कंपटीशन है इस फील्ड में वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अगर हम बात करें रिस्क की कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या फिर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हो तो आपको क्या रिस्क देखने को मिल सकता है। सो एक मेजर रिस्क जो मुझे लगा 2022 में जो इनका रेवेन्यू था, जो इनके रेवेन्यू का आप ऐसा लेके चलो 25.6% जो पोर्शन था ना वो आया था इनके की प्रोडक्ट से, और वो की प्रोडक्ट्स कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करती है। सो मेरे देखने से अगर मान लो ये थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चर कर रही है कल को ये बोल दे कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो इनका जो रेवेन्यू है वो डाउन हो जाएगा। और अगर रेवेन्यू डाउन हो गया तो आप समझो उससे बुरा क्या ही हो सकता है, राइट। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैश को जनरेट करना, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना। हम एक्सपेंसेस कहाँ पे करेंगे, हम कंपनी में एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं या फिर मार्जिन पे फोकस कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम बाद में देखेंगे, पहले रेवेन्यू तो आए। सो मेरे हिसाब से इनकी जो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस है वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और वो भी इतने बड़े रेवेन्यू के लिए। सो आई थिंक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखना। अगर हम बात करें सेल्स की तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। 2020, 21, 22 एंड 23। सो अगर हम बात करें इनके सेल्स की तो 2020 में इनके सेल्स थे 5,865 करोड़ के, 2021 में थे 6,214 करोड़ के, 2022 में थे 7,782 करोड़ के, और 2023 में टिल टुडे की अगर हम बात करें तो वो है 6,697 करोड़ का। सो एक अच्छी बात है कि सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को तो मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसके साथ ही साथ अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर एब्सोल्यूट जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है अगर हम उसकी बात करें तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 1,056 करोड़ का, 2021 में 1,293 करोड़ का, 2022 में 1,453 करोड़ का, और इस साल की 2023 की अब तक की हम बात करें तो इनका प्रॉफिट है 1,016 करोड़ का। सो अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब आ जाते हैं हम इनके कुछ एसेट्स पे कि कंपनी के पास कितना एसेट पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मैं एसेट लिख देता हूँ, और 2020 में कंपनी के पास एसेट्स थे 5,073 करोड़ के, 2021 में वो बढ़ के 5,073 से हो गए 6,373 के, और उसके ऊपर ये 2022 में बढ़ के हो गए 9,148 करोड़ के, राइट। और 2023 में अगर हम आज तक की बात करें तो इनके पास एसेट्स हैं 9,274 करोड़ के। सो यहाँ पे भी ये नंबर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इनके बैलेंस शीट में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव जैसी दिखी, और वो ये है कि जो इनकी बोरोइंग्स है, राइट, ये बोरोइंग्स आप समझ लेना, इनकी जो बोरोइंग्स है वो मुझे बढ़ते हुए देखने को मिली और उसमें भी एक ड्रास्टिक जंप देखने को मिला। तो 2020 में इनकी बोरोइंग्स थी 127 करोड़ की, 2021 में बढ़ के हो गई 235 करोड़ की, और 2022 में ये बढ़ के हो गई 868 करोड़ की। इस साल की अगर हम अब तक की बात करें बोरोइंग्स की तो वो है 168 का। तो ये जो जंप है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला, और मैंने सोचा कि ये पॉइंट मुझे आपके सामने हाईलाइट करना चाहिए। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 2020 में इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 35.9% का, 2021 में ये घट के हो गया 30.4% का, और 2022 में ये और घटा और ये हो गया 25.5% का, और 2023 में अब तक की हम बात करें तो यहाँ पे ये है 16.6% का। सो गाइस देखो, अगर आप में से कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड करेंगे तो आपके लिए मैं चीज़ें आसान कर देता हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब सिंपल है, कंपनी में जो पैसे लगे हैं
वो कितने इफिशिएंटली मैनेज हो रहे हैं, उस चीज को हम मेजर करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल मतलब जो पैसे लगे हैं। सो आप समझो कि 2020 में जो पैसे लगे थे उस पर आप ऐसा समझो कि इस पे हमने लगभग 36% का रिटर्न जनरेट किया। 2021 में वो रिटर्न घट के हो गया 30.4% का। 2022 में वो और घटा और हो गया 25.5% का। और 2023 में अब तक का अगर हम बात करें, अब तक का डेटा देखें तो वो है सिर्फ और सिर्फ 16.6% का। सो मेरे नजरिए में ये भी एक कंसर्न का पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो मैं आपके सामने रखता हूं और उसके लिए मैं इस लाइन को ही मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बन जाए लिखने के लिए। सो अगर हम बात करें इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की, अगर आप में से कोई वॉरेन बफेट का फैन है या फिर उनके लिखे हुए बुक्स पढ़ता है तो आपको पता होगा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले। सो 2020 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी था 31.8% का। 2021 में ये घट के हो गया 30.3% का। 2022 में ये घट के हो गया 26% का। और 2023 में अब तक का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो है 14.9% का। सो इन माय ओपिनियन यहाँ पे भी ये नंबर्स हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। मैंने आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रख दिया है। अगर आप में से कोई इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहा है या फिर आईपीओ को अप्लाई करने की सोच रहा है तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखना। देखो, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ, पहले कभी किया करता था, लेकिन अब मेरा एक थोड़ा सा ऐसा व्यू है कि कोई भी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं उसे आने देता हूँ और मैं मार्केट को डिसाइड करने देता हूँ कि उसकी जगह क्या है। हो सकता है जो चीज़ 20 रुपये पे आ रहा है मार्केट उसे 200 रुपये का वैल्यू दे, राइट। सो मैं 200 रुपये पे खरीदने के लिए रेडी हूँ। और कई बार ऐसा नहीं होता है कोई चीज़ 20 रुपये पे आएगी और वो 2 रुपये की रह जाएगी, राइट। सो उस टाइम पे मैं उसको पर्सनली 2 ही रुपये पे काउंट करूंगा। मुझे ये जो आईपीओ प्राइस आया इससे मतलब नहीं होता है। सो अगर आप में से कोई मेरी मेंटालिटी का है तो आपको तो बस अवॉइड करना है। आपने बस ये वीडियो देखा, आपको अच्छी सी नॉलेज मिली होगी कि मैनकाइंड में क्या प्लस है क्या माइनस है। और अगर आप में से फिर भी कोई अप्लाई करना चाहता है इनके लिस्टिंग गेन की वजह से, तो ग्रे मार्केट में आज की डेट में यानी कि 25 तारीख को आज की डेट में 8% का ग्रे प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर इसे अवॉइड करना है। मैं पर्सनली कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं करता हूँ, इसी वजह से मैं इसको भी अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के एक फेयर आइडिया लगा होगा कि मैनकाइंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। हैव अ गुड डे, बाय।